दिल्ली की सबसे बड़ी कपड़ा कंपनी के मालिक सेठ मदन जी का इकलौता बेटा अचानक भड़के दंगे में मारा गया। दंगे में यूं तो न जाने कितने लोगों की मौत हुई थी, पर इस हाई प्रोफाइल घटना की खबर से शहर में हंगामा सा मच गया था। गलियों में, चौक पर, घर घर में इसी घटना की चर्चा थी। कंपनी से घर लौटते समय दंगाइयों ने उसकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। गाड़ी के साथ ही देव के शरीर के भी चिथड़े उड़ गए थे। कोई ऐसे सुनियोजित षड्यंत्र बता रहा था, तो कोई कुछ और ही। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। जो भी हो, मदन जी के ऊपर नियति का बहुत बड़ा वज्रपात हुआ था। देव के साथ उसके माता पिता और नवविवाहिता पत्नी नीलम सभी मृतवत हो गए थे। एक चिता के साथ कईयों की चिताएं जल गई थीं। घर में चारों ओर मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। 3 जनों के घर में होश किसे था कि एक दूसरे को संभालते दुख की अग्नि में जल रहे मदन जी अपने बाल नोच रहे थे, तो उनकी पत्नी कुसुम पर रह रहकर बेहोशी के दौड़े पड़ रहे थे। नीलम की आंखों में आंसुओं का समंदर सूख गया था। जिस मनहूस दिन से घर से अच्छे खासे गए, देव को मौत ने निगल लिया था। उस पल से उसने शायद ही अपनी पलकों को झपकाया था। उसे तो यह भी नहीं पता कि देव के खंडित झुलसे शरीर का कब अंतिम संस्कार कर दिया गया। मदन जी के बड़े भाई और छोटी बहन का परिवार भी दूर रहते थे। वे भी आ गए थे, जिन्होंने घर को संभाल रखा था। कंपनी में ताला लग गया था। 3 दशक पहले मदन जी अपनी सारी जमा पूंजी के साथ व्यापार करने के सपने लिए इस शहर में आए हुए थे। व्यापार को जमाना हथेलियों पर पहाड़ उतारना था, पर मदन जी की कर्मठता ने यह कर दिखाया। व्यापार जमाने में समय तो लगा, पर अच्छी तरह से जम भी गया। जब मिल सोना उगलने लगी तो उन्होंने एक और मिल खोल ली। शादी के 8 सालों बाद उनके आंगन में किलकारियां गुजी थी। बेटा देव के बाद दूसरी औलाद की आशा में उन्होंने अपनी पत्नी का कितना डॉक्टरी इलाज, झाड़ फूक, पूजा पाठ करवाया, पर कुसुम जी की गोद दूसरी बार नहीं भरी। देव की परवरिश किसी राजकुमार की तरह ही हुई, और होती भी क्यों ना। देव मुंह में सोने का चम्मच लिए पैदा जो हुआ था। देव भी बड़ा प्रतिभाशाली निकला। अति सुंदर व्यक्तित्व और अपनी विलक्षण प्रतिभा से सेठ जी को गौरवान्वित करता। वह दिल्ली के बिजनेसमैन स्कूल का टॉपर बना। विदेशी कंपनियां से बड़े बड़े ऑफर आए, पर मदन जी का अपना व्यापार ही इतना बड़ा था और कि उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पिछले साल की मदन जी ने अपने दोस्त की बेटी नीलम से देव की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। बहुत सौंदर्य और अति प्रतिभाशालिनी नीलम के आने से उनके महल जैसे विशाल घर का कोना कोना सज गया था। बड़े ही उत्साह व उमंगों के साथ मदन जी ने बेटे बहू को हनीमून के लिए लंदन भेजा था, जहां दोनों ने महीना भर सोने के दिन और चांदी की रातें बिताई थी। नीलम और देव पति पत्नी कम, प्रेमी और प्रेमिका ज्यादा थी। उन दोनों के प्यार, मनुहार उत्साह, उमंगों से घर सुशोभित था। हर समय मदन जी और कुसुम जी की आंखों के सामने एक नन्हे मुन्ने की आकृति तैरती रहती थी। दादा दादी बनने की चाह चरम सीमा पर थी। वे दोनों सारी शर्म को ताक पर रख कर नीलम और देव से अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए गुजारिश किया करते थे। प्रत्युत्तर में दोनों अपनी सजीली मुस्कान से उन्हें नहला दिया करते थे। ये कोई अपने हाथ की बात थोड़ी थी। उनकी भी यही इच्छा थी कि एक साथ ही ढेर सारे बच्चों की किलकारियों से यह घर गूंज उठे, पर प्रकृति को तो कुछ और ही जाल बिछाए बैठी थी। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया था। कड़कती बिजली गिरकर हंसते खेलते घर को क्यों न ध्वंस कर दे, लेकिन सदियों से चली आ रही पत्थर सरीखी सामाजिक परंपराओं को निभाना तो पड़ता ही है। मृत्यु के अंतिम क्रियाक्रम की समाप्ति के दिन कुसुम अपने सामने नीलम को देखकर चौंक गई।
श्रृंगार रहित उदासियों की परतों में लिपटे डूबते सूरज की लाली सरीखे सौंदर्य को उन्होंने अब तक तो नहीं देखा था। सभी की आंखें चौकाचौंध थी, कैसे और कहाँ रख पाएगी ऐसे मारक सौंदर्य को। इसे समाज के गिद्धों की नज़र से कैसे बचा पाएगी। अपने दुखों की ज्वाला में इस सद विधवा के अंतर मन में गहराते हाहाकार को वह कैसे भूल गई थी। उसकी तो गोद ही उजड़ी है, पर इसका तो सब कुछ ही देव के साथ चला गया। उठिए माँ जी, हमारे दुखों के रथ पर चढ़कर देव तो आ नहीं सकते। इतने बड़े विध्वंस से ही हमें अपने मृतवत जीवन के सृजन की शुरुआत करनी है। कहती हुई कुसुम को मदन जी के पास ले जाकर बैठा दिया। दोनों की आंखों से बह रही अविरल आंसुओं को वह अपनी कांपती हाथों लियों से मिटाने की असफल प्रयास करती रही। देव की जगह अब मदन जी के साथ नीलम कंपनी जाने लगी थी। उसने बड़ी सरलता से सब कुछ संभाल लिया। उसने भले ही पहले जॉब ना की हो, पर बिजनेस की डिग्री तो थी ही उसके पास। कुसुम जी और मदन जी ने भी किसी तरह की रोका टोक नहीं की। नीलम के युवा तन मन की अग्नि शांत करने का यही उपाय बच गया था। मदन जी की शारीरिक व मानसिक अवस्था इस काबिल नहीं थी कि वे कुछ कर सकें। देव ही तो सारी जिम्मेदारियों को अब तक संभाले हुए था। कंपनी की देखभाल में नीलम ने दिन रात एक कर दिया। दुखद विगत को भूलने के लिए उसे कहीं तो खोना था। मदन जी और कुसुम जी भले ही नीलम का मुंह देखकर जी रहे थे, पर उनके इस दुख का कोई किनारा दृष्टिगत नहीं हो रहा था। एक ओर उन दोनों का अमृतवत जीवन और दूसरी युवा विधवा नीलम, तो दूसरी तरफ उनकी आकृति संपत्ति फैला हुआ बिजनेस और नीलम पर फिसलती हुई लोगों की गिद्धी दृष्टियाँ। तन मन से टूटे हुए दोनों कितने दिन तक जी पाएंगे। उनके बाद अकेली नीलम किसके सहारे रहेगी। समाज की कुत्सित नज़रों के छिपे वार से उसकी कौन रक्षा करेगा। इसका एक ही उपाय था कि वे नीलम की दूसरी शादी कर दें। लेकिन सच्चे मन से एक विधवा को अपनाएगा कौन। उसकी सुंदरता और उनकी दौलत के लालच में बहुत सारे युवक तैयार तो हो जाएंगे, पर वे कितनी खुशी उसे दे पाएंगे। यह सोचते हुए उन्होंने भविष्य पर सब कुछ छोड़ दिया। अभी जख्म हरा है, सोचते हुए नीलम के दुखी मन को कुरेदना उन्होंने ठीक नहीं समझा। ऐसे ही समय बीत रहा था। ना मिटने वाली उदासियों में जीवन का हल्का रंग प्रवेश करने लगा था। कंपनी के काम से जब भी मदन जी बाहर जाते, नीलम साथ हो लेती। काम की जानकारी के अलावा वह उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। कुसुम जी ने भी उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ नीलम को ही देखना था। पत्थर बनी नीलम के जीवन में खुशियों के रंग बिखर जाए, इसके लिए दोनों प्रयत्नशील थे। एक विधवा के लिए किसी सुयोग्य पात्र को ढूंढ लेना आसान भी नहीं था। कुसुम जी के भाई आए तो थे मातम पुरसी के लिए, पर नीलम के लिए अपने बेटे के लिए सहमति जताई तो दोनों ही बिदक पड़े। इनके कुविख्यात नाटे मोटे काले बेवकूफ़ बेटे की कारगुजारियों से कौन अनजान था। पिछले साल ही पर्वत की किसी नौकरानी की नाबालिग बेटी के बलात्कार के सिलसिले में पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई थी, पर सबूते के अभाव में छूट गया था। इन लोगों की नज़र उनकी अकुल संपत्ति पर थी। इतना तो मदन जी और कुसुम जी समझ ही गए थे। अपने भाई की बात सुनकर कुसुम जी बहुत नाराज हुई, तो भाई ने भी अपना गरल उगल कर उनके जले हुए तन मन पर खूब नमक रगड़ा। हाँ तो कुसुम, तुम्हारी बहू कितनी भी सुंदर और काबिल क्यों ना हो, उस पर विधवा होने का ठप्पा तो लग ही चुका है। वह तो मैं ही था कि उसका उद्धार करने चला था, वरना इसकी औकात क्या है। साल भर के अंदर ही अपने पति को खा गई। वह तो यहाँ है इसीलिए बच गई, वरना हमारे यहाँ तो ऐसी डायन को पहाड़ से ढकेल देते हैं। मैंने तो इसका भला चाहा, पर तुम्हें समझ में आए तब ना। जवानी की गर्मी जब जागेगी तो बाहर मुंह मरवाएगी। इससे तो अच्छा है कि घर की ही भोग्या रहे।
कुसुम जी के भाई की असभ्यता पर मदन जी चीख उठे। अरे कोई है जो इस जानवर को मेरे घर से निकाले? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहू के बारे में ऐसी घटिया बात कर रहा है। कुसुम जी, आपने मुझसे पूछे बिना इसे कैसे बुला लिया? आपके भाइयों के परिवार की काली करतूतों से पहाड़ का चप्पा चप्पा वाकिफ है। मदन जी क्रोध के मारे कांप रहे थे। ना ना बहनोई साहब, मुझे निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। पर एक बात याद रखिएगा कि आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है उसे सूद समेत वसूल करूंगा। तुम जिस बहू के रूप गुण पर रिझे हुए हो, सरेआम उसे पहाड़ की भोग्या न बना दिया तो मैं भी असली मर्द नहीं हूँ। यह कहता हुआ कुसुम जी का बद मिजाज भाई निकल गया, पर अपनी गर्जना से उन दोनों को दहलाते हुए भयभीत कर गया। उसके जाने के बाद कई दिनों तक घर का वातावरण अशांत रहा। कुसुम जी के भाई की धमकियां समाज के साथ साथ बिजनेस में मदन जी से स्पर्धा रखने वाली व्यवसायियों के समाज में भी प्रतिध्वनित होने लगी थी। बहू के साथ उनके नाजायज रिश्ते की बात कितनों की जबान पर चढ़ गई थी। यह समाज की नीचता की पराकाष्ठा थी। भी उल्टा सीधा कहने और करने का अधिकार रखता है। उसने बड़ी निर्दयता से ससुर बहू के बीच नाजायज रिश्ता कायम कर दिया। सरेआम उन पर फब्तियाँ कसी जाने लगी। धीरे धीरे ये अफवाहें पंख फैलाए मदन जी के घर में भी आ गईं। अपने अति चरित्रवान सच्चे पति और कुल ललना बहू के संबंध में ऐसी लाछनाएं सुनकर कुसुम जी मृतवत हो गईं। देव की मृत्यु के आघात से उभर भी नहीं पाई थी कि पिता पुत्री जैसे पावन रिश्ते पर ऐसा कलुष लाछन बिजली बनकर उनके घर को ध्वंस कर दिया गया। वह उस मनहूस दिन को कोस रही थी जब अपने उस भाई से नीलम की दूसरी शादी की मनसा जता बैठी थी। मदन जी के कुम्हलाए चेहरे को देखते ही वह बिलक उठती थी। नीलम मदन जी के साथ बाहर जाने से कतराने लगी थी। उसने इस बुरे समय से भी समझौता कर लिया था, पर मदन जी और कुसुम जी को क्या कह कर समझाती। जीवन के एक एक पल उसके लिए पहाड़ बनकर रह गए थे, लेकिन वह करती भी क्या? समाज का मुखौटा इतना घिनौना भी हो सकता है, इसकी कल्पना उसने सपने भी नहीं की थी। इसके पीछे भी तो सत्यता ही थी। ऐसे नाजायज रिश्तों ने कहीं न कहीं पैर फैला ही रखे थे। एक तो ऐसे ही देव की मृत्यु ने उसे पत्थर बना दिया था। उसमें ना तो कोई धड़कन थी और ना ही सांसें, बस पत्थर बनी जी रही थी। उसके मन में आत्महत्या कर लेने के ख्याल उमड़ रहे थे। कल्पना में उसने कितनी बार खुद को मरा हुआ देखा, पर सास ससुर की दीनहीन अवस्था को स्मरण करते ही ये सारी कल्पनाएं उड़न छू हो जाती थीं। वह देव की प्रेयसी ही बनी रही। उसके इतने छोटे सानिध्य में उसके दिल की सामग्री बनी रही। प्रकृति ने कितनी निर्दयता से उसके प्रिय को छीन लिया। अभी तो देव की जुदाई ही संप्रदर्श बनी हुई थी, ऊपर से बिना सिर पैर की ये अफवाहें कैसे निपटे। नीलम को कुछ नहीं सूझ रहा था। अपने ससुर मदन जी का सामना करने से भी वह कतरा रही थी, पर मदन जी ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने नीलम को धैर्य बनाए रखने को कहा। अब बाहर भी नीलम अकेले ही जाने लगी थी, तो मदन जी ने भी जाने की जिद नहीं की। कंपनी के माल के निर्यात के लिए बड़े ही उखड़े मन से इस बार वह अकेले ही कोलकाता गई। जिस शोरूम के लिए माल निर्यात करना था, वहाँ एक बहुत ही परिचित चेहरे को देखकर वह चौंक उठी। वह व्यक्ति भी विगत के परिचय का सूत्र थामे उसे उत्सुकता से निहार रहा था। नीलम अपने को रोक नहीं सकी और झटके से उसकी ओर बढ़ गई। तुम अभय ही हो ना? यहाँ पर कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं नीलम हूँ। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? किचन से चुरा कर न जाने कितने व्यंजन तुम्हें खिलाए होंगे। पकड़े जाने पर बड़ी मम्मी मेरी कितनी धुनाई कर दिया करती थी। मुझे मार खाए 2 दिन भी नहीं होते थे कि मुंह उठाए तुम पहुँच जाया करते थे। रामू काका कैसे हैं? पहाड़ी के ऊंचे नीचे रास्ते पर जब भी मेरे या मेरी सहेलियों की चप्पल टूट जाती थी, तो उनकी सधी उंगलियां उस टूटी चप्पल को नया बना देती थी। तुम्हें भी तो याद होगा।
नीलम के इतने सारे सवालों के जवाब में अभय मुस्कुराता रहा, जिससे नीलम झुंझला उठी। अब कुछ बताओगे भी कि नहीं? काकी की असमय मृत्यु से संतृप्त होकर सभी के मना करने के बावजूद वे तुम्हें लेकर कहीं चले गए थे। सभी कितने दुखी थे, मुझे आज भी सब कुछ याद है। पापा मुझे लेकर मेरे मामा के पास दिल्ली आ गए थे। वहीं पर कपड़े की शॉप में जॉब कर ली और अंत तक करते रहे। पिछले साल भी वे गुजर गए, पर उनकी इच्छा अनुसार मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और एमबीए कर लिया और इस शोरूम का फाइनेंस देखने लगा। पर यहाँ पर आप क्या कर रही हैं? एक निम्न जाति का बेटा, हम उम्र और पहाड़ की एक ही बस्ती में रहने वाली नीलम को तुम कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यही क्या कम है कि कम से कम नीलम ने उसे पहचान तो लिया, उससे बात भी कर ली। यह क्या कम खुशी की बात है उसके लिए, वरना उसकी औकात क्या है? अरे यह क्या आप आपकी रट लगा रखी हो? चलो कहीं चलकर मैं भी अपनी आप बीती से तुम्हें अवगत करा दूं। कहती हुई नीलम उसे साथ लिए कुछ देर तक सड़क पर ही चहलकदमी करती रही। फिर वो दोनों एक कैफे में जाकर बैठ गए। आंसू भरी आंखों और रुधे स्वर में नीलम ने अपनी आप बीती अभय से कह सुनाई। सुनकर उसकी पलकें गीली हो गई थी, लेकिन घर बाहर फैली हुई अफवाहों को कहकर नीलम बिलख उठी। जब तक वह कोलकाता में रही दोनों मिलते रहे। अभय के कारण इस बार नीलम के सारे काम बड़ी आसानी से हो गए थे। दिल्ली लौटने के रास्ते तक नीलम पहाड़ पर बिताए अपने बचपन और अभय से जुड़े किस्से याद करती रही। बाद में पढ़ाई के लिए उसे भी तो दिल्ली आना पड़ा था। घर पहुंचकर नीलम ने अभय की मदद की बातें कुसुम जी और मदन जी को भी बताई। उन दोनों ने फैसला लेने में समय नहीं गंवाया। तत्काल ही अभय को ऊंची सैलरी और सारी सुविधाएं देकर अपनी कंपनी में नियुक्त कर लिया। शहर से बाहर जाने का सारा काम अभय ने बड़ी खूबी से संभाल लिया था। मदन जी हर तरह से संतुष्ट थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अभय भी सेठ है, मदन जी परिवार के निकट आता गया। उसका भी तो अभय नहीं था, प्यार मिला तो उधार ही बह गया। नीलम ने गिरीश के बारे में सब कुछ बता दिया था, सिवाय उसकी जाति के। अभय को भी मना कर दिया था कि भूल कर भी वह अपनी जाति को किसी के सामने प्रकट ना करे। पहले तो उसने आनाकानी की, पर नीलम के समझाने पर उसने इसे भविष्य पर छोड़ दिया। नीलम जानती थी कि जिस दिन उसके सास ससुर अभय की जाति से अवगत होंगे, उसके प्रवेश पर रोक लग जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो घर का वातावरण थोड़ा संभाला था। शुरू में अभय संकुचित रहा, पर अपनी कुशलता, ईमानदारी और निष्ठा से उनने दोनों कंपनियां ही नहीं संभाली, बल्कि अपने मृदुल व्यवहार से मदन जी और कुसुम जी का दिल भी जीत लिया था। अभय अब उनके कंपाउंड में बने गेस्ट हाउस में ही रहने लगा था। सारी परेशानियों का हल अभय ही बन गया था। मदन जी और कुसुम जी की आंखों में नीलम और अभय को लेकर कुछ दूसरे ही सपने सजने लगे थे। लेकिन नीलम की उदासीनता को देखकर वे आगे नहीं बढ़ पाते थे। उसने एक सहकर्मी से ज़्यादा अभय को कभी कुछ समझा ही नहीं था। उसके साथ एक दूरी तक ही नज़दीकियाँ रखी थी। वह कई बार वह उन दोनों को समझा चुकी थी, पर मदन जी और कुसुम जी दिनों दिन अभय के साथ सारी दूरियां को मिटाते जा रहे थे। कभी लाड दुलार से खाने के लिए रोक भी लिया तो नीलम उसका खाना बाहर ही भिजवा देती थी। अभय का मेलजोल भी यह क्रूर समाज स्वीकार नहीं कर सका। कोई ना कोई आक्षेप उनकी ओर उड़ाता ही रहा। आजीज आकर एक दिन कुसुम जी बड़े मान मनुहार के साथ नीलम से पूछी बैठी, अभय तुम्हें कैसा लगता है? हम दोनों को तो उसने मोह ही लिया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे अपने जीवन में स्थान देकर हर तरह से व्यवस्थित हो जाओ। है तो तुम्हारा बचपन का दोस्त ही, क्या पता इसी संयोग से हम उससे इतने जुड़ गए हो। हम भी कितने दिनों तक तुम्हारा साथ देंगे। यह समाज बड़ा ही लाजालिम है, तुम्हें यूं अकेले जीने नहीं देगा।
देव की यादों के सहारे जीवन बिताना बड़ा कठिन है। फिर वह तुम्हें कोई बंधन में भी तो नहीं बांध गया है जिसके सहारे तुम जी लोगी। सब समय की बात है, वरना 1 साल कम नहीं था। जवाब में नीलम कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर बड़े ही सते स्वर में बोली, आप अभय को जानती हैं, पर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को नहीं। मुझे भी कुछ याद नहीं है। क्या पता अगर हमारी आशाओं की कसौटी पर उसका परिवेश ठीक नहीं उतरा तो कुछ और पाने की चाह में उसके इस सहारे को भी खो बैठेंगे। मुझ पर अब किसी अफवाह का असर नहीं होता। जैसे जीवन गुजर रहा है गुजरने दीजिए। पर आज तो कुसुम जी अपने मन की बात किसी न किसी तरह से नीलम से मनवा ही लेना चाहती थी। उनकी जिद को टालने के ध्येय से नीलम ने अभय से ही पूछ लेने को कहा। और एक दिन मदन जी व कुसुम जी ने अभय से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहा, तो उसने भी छिपाना ठीक नहीं समझा और बेझिझक हो सभी कुछ उनको समझ उड़ेल कर उनकी जिज्ञासा को हर तरह शांत कर दिया। मदन जी तो तत्काल वहां से उठकर अंदर चले गए। अपनी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ देखा। कुसुम जी ने घबराकर आंखें मूंद ली। अभय अपनी इस अवमानना को समझते हुए झटके से उठकर चला गया। और एक दिन पहाड़ के सबसे ऊंचे ब्राह्मण की मानसिकता निम्न जाति से आने वाले अभय को किसी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दोनों फिर अवसाद में डूब गए। कहीं दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। 1 सप्ताह गुजर गया, पर ना अभय उन दोनों से मिलने आया और ना ही इन्होंने पहले की तरह मनुहार करके उसे बुलाया। इस विषय में नीलम ने जब कुसुम जी से पूछा तो उनकी पलकें भीग गई। आहत होकर उन्होंने नीलम से कहा, अभय की जाति के बारे में क्या तुम्हें सच पता नहीं था? अगर था तो बताया क्यों नहीं? इतने दिनों तक क्यों अंधेरे में रखा? हमारे सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। पल भर में एक बार फिर कुदरत ने हमारी आंखों से सारे सपने छीन लिए। कुछ देर नीलम सोचती रही, फिर उनकी आंखों में निर्भयता से देखते हुए बोली, मैं उसकी जाति से अनजान नहीं थी, लेकिन वह तो हमारी कंपनी के अफसर होने के सिवाय कुछ नहीं था, और इससे जाति का क्या लेना देना। भरोसे का आदमी था, इसीलिए सारे कामों को उसे सौंप दिया। मदन जी भी वहां पर आ गए थे। नीलम ने निसंकोच मदन जी से कहा, पापा, अगर अफवाहों के चक्रव्यूह में फंसकर आपने उसे कंपनी के कामों से निकाल दिया तो उस जैसे भरोसे का आदमी फिर शायद ही मिले। आप दोनों के दुखों का कारण मैं ही हूँ। मैंने सोच लिया है यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का। अभय आप दोनों की देख रेख कर लेगा। अगर उसे निकाला तो मैं भी उसके साथ निकल जाऊंगी। आपके साथ अपने नाम को फिर से जुड़ते देख मैं मर जाना चाहूँगी। यह जालिम दुनिया हमें जीवित ही नहीं निकल जाएगी। यह कहकर नीलम रो पड़ी। अपने सिर पर किसी स्पर्श का अनुभव करके नीलम ने सिर उठाया तो मदन जी को अपने इतने निकट पाकर चौंक गई। मदन जी बोल पड़े, अभय के परिवेश को भूलकर अगर हम हमेशा के लिए उसे अपना बेटा बना ले तो इसकी अनुमति तुम दोगी? नीलम ने सिर झुका लिया। आज वर्षों बाद मदन जी की विशाल हवेली फिर एक बार दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मंच पर वर वधू बने अभय और नीलम के साथ सेठ दंपति अपार खुशियों से झलकते सागर को समेट रहे थे। सारी कटुताओं को विस्मृत करते हुए इस खुशी के अवसर पर मदन जी ने दोस्त दुश्मन सभी को आमंत्रित किया था। कहीं भीड़ के समूह में उनकी उदारता की प्रशंसा हो रही थी तो कहीं आलोचना, पर जो भी हो अपने दिल की विशालता से उनके जैसे कट्टर इंसान ने अभय की जाति को भूल उसे अपने बेटे देव का स्थान देकर बड़ा ही क्रांतिकारी व अनोखा काम किया था। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।